जिस बेटे को कड़ाके की ठंड में अपनी छाती से लगाकर पाला था, आज उसी ने भरी सर्दियों में बूढ़ी माँ को घर के बाहर एक पतली सी चादर के भरोसे छोड़ दिया। पौष के महीने की वह सर्द रात इतनी ठंडी थी कि हड्डियां तक कांप रही थी, लेकिन उस बूढ़ी माँ चंद्रप्रभा के दिल में जो दर्द था, उसकी तपिश के आगे बाहर की बर्फ जैसी हवा भी फीकी लग रही थी। 60 साल की चंद्रप्रभा देवी अपने पुश्तैनी मकान के बरामदे में बैठी थी। थरथराते हाथों से उन्होंने अपनी फटी हुई शॉल को और कसकर लपेटने की कोशिश की, लेकिन पुरानी सूती शॉल भला इस कड़ाके की ठंड को कैसे रोक पाती। भीतर के कमरे से उनके इकलौते बेटे राघव और बहू मीनू के हंसने की आवाजें आ रही थी। कमरा हीटर की गर्माहट से महक रहा था और बाहर बरामदे में चंद्रप्रभा की सांसें जम रही थी। कुछ ही महीनों पहले तक इस घर की रौनक कुछ और थी। चंद्रप्रभा के पति सदानंद जी अब तक जीवित थे। जब तक जीवित थे तब तक इस चौखट पर कभी दुख का साया भी नहीं पड़ा था। सदानंद जी डाकघर में एक साधारण क्लर्क थे, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी और मेहनत से एक सुंदर सा घर बनाया था और राघव को शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ाया था। पिछले साल जब अचानक दिल का दौरा पड़ने से सदानंद जी चल बसे, तो चंद्रप्रभा के जीवन में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मांग का सिंदूर क्या उजड़ा, जिंदगी की सारी खुशियां ही चली गई। पति के जाने के बाद राघव ने अपनी माँ से कहा था, अम्मा, अब बाबूजी नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं हूं ना, तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। उन शब्दों को याद करके आज चंद्रप्रभा की आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू गालों पर आते ही ठंडी हवा से और ठंडे हो जाते थे। राघव की शादी मीनू से हुई, जो एक अमीर और आधुनिक परिवार से थी। मीनू को शुरुआत से ही इस छोटे से शहर का पुराना घर और अपनी सास का सादा रहन सहन पसंद नहीं आता था। वह हर बात में खोट निकालती थी। चंद्रप्रभा रसोई में खाना बनाती तो मीनू कहती कि आपके हाथ के खाने में पुराने जमाने की महक आती है। चंद्रप्रभा भगवान की पूजा के भजन गाती तो मीनू को सिर दर्द होने लगता। राघव शुरुआत में तो चुप रहता था, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी पत्नी के रंग में पूरी तरह रंग गया। आज शाम को जो हुआ, उसने चंद्रप्रभा की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। राघव शहर के किसी बड़े सेठ से कर्ज लेकर एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता था। इसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। मीनू ने उसे पट्टी पढ़ाई कि क्यों ना इस पुराने पुश्तैनी मकान को बेच दिया जाए और शहर में एक छोटा फ्लैट ले लिया जाए। जब राघव कागजात लेकर चंद्रप्रभा के पास आया, तो चंद्रप्रभा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, यह सिर्फ एक मकान नहीं है, इसमें तेरे बाबूजी की बरसों की कमाई और उनकी यादें बसी हैं। इस चौखट को मत बेचो। यह सुनते ही राघव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा था, यादों से पेट नहीं भरता अम्मा। तुम्हारी इन दकियानुसी बातों की वजह से मैं जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी शर्तों पर रहना होगा। मीनू ने पीछे से आकर आग में घी डालने का काम किया। राघव, तुम्हारी अम्मा को बस अपनी फिक्र है। उन्हें तुम्हारी तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। जब ये हमारे काम नहीं आ सकती, तो इन्हें अंदर के बड़े कमरे में रहने का कोई हक नहीं है। और इसी बहस के बाद राघव ने अपनी सगी माँ को खींचकर बाहर के खुले बरामदे में बिठा दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने जाते जाते कहा था, जब तक तुम इस मकान को बेचने के कागज पर दस्तखत नहीं करेगी, तब तक तुम इसी बरामदे में रहोगी। ठंड लगेगी तो अकल ठिकाने आएगी। रात के 12 बज चुके थे। हवा की सरसराहट चंद्रप्रभा के कानों में चुभ गई थी। वे उस बंद दरवाजे की तरफ देख रही थी, जिसे उन्होंने कभी अपने हाथ में से सजाया था। उन्हें याद आया, जब राघव छोटा था और उसे हल्की सी सर्दी भी हो जाती थी, तो वे पूरी पूरी रात जाकर उसकी छाती पर विक्स मलती थी, उसे अपनी छाती की गर्माहट में सुलाती थी। आज वही बेटा अंदर हीटर की गर्मी में सो रहा था और माँ बाहर ठंडी आहें भर रही थी। तभी गली के कोने से एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी सीधे बरामदे पर पड़ी। चंद्रप्रभा ने अपनी धुंधली आंखों को सिकोड़ कर देखा। गाड़ी से उनका छोटा भाई देवराज उतरा। देवराज दूसरे शहर में रहता था और अचानक किसी काम से इसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने सोचा कि देर रात ही सही अपनी दीदी और जीजा जी की यादों के बहाने राघव से मिलता हुआ चलूं। जब देवराज गेट खोलकर अंदर आया और उसने अपनी दीदी को इस हाल में देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चंद्रप्रभा का पूरा शरीर ठंड से नीला पड़ रहा था। होंठ कांप रहे थे और वे ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। देवराज ने तुरंत दौड़कर अपनी दीदी को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, दीदी, यह क्या हाल बना रखा है? तुम इस कड़ाके की ठंड में बाहर क्यों बैठी हो? राघव और बहू कहाँ है? चंद्रप्रभा ने कांपती आवाज में अपने भाई का हाथ पकड़ा और कहा, देव, तू इस वक्त यहाँ कैसे? कुछ नहीं बेटा, बस मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए थी, इसलिए बाहर बैठ गई। माँ का दिल तो देखिए, इस हाल में भी वह अपने बेटे की बदनामी नहीं चाहती थी। लेकिन देवराज ना समझ नहीं था।
उसने जब बंद दरवाजे और अंदर जलती हुई लाइटों को देखा तो वह समझ गया। उसने गुस्से में आकर दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। राघव, दरवाजा खोलो। राघव, बाहर आओ। देवराज की कड़क आवाज पूरे सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। कुछ देर बाद राघव ने चिढ़ते हुए दरवाजा खोला। जैसे ही उसने अपने मामा जी को सामने देखा, उसके होश उड़ गए। मीनू भी पीछे पीछे आ गई। देवराज ने राघव का कॉलर पकड़ते हुए कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें? इस बूढ़ी माँ को, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इस कड़ाके की ठंड में मरने के लिए बाहर छोड़ दिया? क्या यही संस्कार दिए थे जीजा जी ने तुम्हें? राघव ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए बड़ी ढिड़ाई से कहा, मामा जी, ये हमारे घर का आपसी मामला है, आप इसमें दखल मत दीजिए। अम्मा जब तक हमारी बात नहीं मानेंगी तब तक यही होगा। मीनू ने भी सुर में सुर मिलाया, हाँ मामा जी, आप तो सालों बाद आए हैं, आपको क्या पता कि इन्होंने हमारा जीना कितना मुश्किल कर रखा है। एक दस्तखत ही तो करना है, पर ये जानबूझकर नाटक कर रही है। देवराज का खून खौल उठा। उसने अपनी दीदी की तरफ देखा जो चुपचाप आंसू बहा रही थी। देवराज ने आगे बढ़कर चंद्रप्रभा का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी, अब तुम इस कसाई खाने में एक पल भी नहीं रहोगी। चलो मेरे साथ। मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन वहां तुम्हारी ममता का सम्मान करने वाले लोग हैं। चंद्रप्रभा ने रोते हुए अपने पति की तस्वीर की तरफ देखा जो लॉबी में टंगी थी। उन्होंने भारी मन से कहा, हाँ देव, अब इस घर में सदानंद की आत्मा नहीं रहती। जहां औलाद अपनी माँ के सांसों की कीमत मकान से लगाने लगे, वो घर नहीं शमशान होता है। देवराज अपनी दीदी को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और वहां से चला गया। राघव और मीनू को लगा कि चलो, अच्छा हुआ बुढ़िया टली, अब मकान बेचने में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन नियति का खेल अभी बाकी था। अगले ही दिन जब राघव उस पुश्तैनी मकान के मालिकी हक के पेपर्स लेकर वकील के पास पहुंचा, तो वकील ने पेपर्स देखकर एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर राघव के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वकील ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, राघव जी, आप इस मकान को नहीं बेच सकते। आपके पिता सदानंद जी ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि उनके जाने के बाद इस जमीन और मकान की पूरी मालकिन सिर्फ और सिर्फ चंद्रप्रभा देवी होंगी, और उनके जीवन काल में इस घर का कोई भी हिस्सा उनकी मर्जी के बिना बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि अगर चंद्रप्रभा देवी चाहे तो वे आपको इस घर से बेदखल भी कर सकती हैं। यह सुनकर राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। मीनू जो साथ आई थी, उसके भी होश ठिकाने आ गए। जिस मकान के घमंड में उन्होंने अपनी माँ को ठंड में तड़पाया था, उस मकान की असली चाबी तो माँ के ही पास थी। उधर देवराज के घर पर चंद्रप्रभा को वह सम्मान और प्यार मिला जिसकी वह हकदार थी। देवराज की पत्नी और बच्चों ने उनकी ऐसी सेवा की कि वे कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई, लेकिन राघव की हालत खराब हो रही थी। कर्जदार उसके सिर पर सवार थे और पुश्तैनी मकान वह बेच नहीं सकता था। आखिरकार हार मानकर एक दिन राघव और मीनू रोते हुए देवराज के घर पहुंचे। राघव अपनी माँ के पैरों में गिर गया और रोते हुए कहने लगा, अम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। धन के लालच में मैं अंधा हो गया था। प्लीज घर वापस चलो अम्मा, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मीनू ने भी हाथ जोड़कर कहा, हाँ माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। चंद्रप्रभा ने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी तन्हाई और खालीपन था। उन्होंने धीरे से अपने पैर पीछे खींच लिए और शांत आवाज में कहा, राघव, उस रात जो ठंड बरामदे में थी, उसने मेरे शरीर को तो सिर्फ कपाया था, लेकिन तेरे शब्दों ने मेरे अंदर की माँ को हमेशा के लिए मार दिया। अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। देवराज ने राघव को घर से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, चले जाओ यहाँ से। जब तक दीदी के पास सिर्फ ममता थी, तुमने लात मार दी। आज जब उनके पास मकान के कागज हैं, तो तुम पैर छूने आए हो। तुम्हारी इस नौटंकी की यहाँ कोई जगह नहीं है। राघव और मीनू रोते हुए खाली हाथ वापस लौट गए। चंद्रप्रभा ने खिड़की से बाहर देखते हुए एक लंबी ठंडी आह भरी। जिंदगी का खालीपन अब भी था, क्योंकि एक माँ चाहे कितनी भी दूर चली जाए, बेटे की बर्बादी देखकर उसका दिल कभी खुश नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने यह सीख लिया था कि आत्मसम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, चाहे वह अपनी औलाद ही क्यों ना हो।